रमाकांत जी अब रिटायर हो गए थे। उनके परिवार में उनके दो बेटे और बहुएं थी और उनके दो दो बच्चे थे। रमाकांत जी की पत्नी सरला जी का 2 साल पहले ही हार्ट अटैक से निधन हो गया था। रमाकांत जी का बड़ा बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा, हम लोग घूमने निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना, और हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया गया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लीजिएगा। रात का भी खाना बनाकर रख दिया गया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे, और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने रमाकांत जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोल कर देखा। कैसरोल में 4 रोटियां, डोंगे में दाल रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा? ऊपर से यह लोग बाहर से ताला भी लगा कर चले गए हैं। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बना कर गई थी। रात को घर पर आने के बाद रमाकांत जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग थक गए हैं, हम खाना नहीं बना पाएंगे। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं। पर आज फिर वही। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, कैसे मेरे आगे पीछे खाना खाने के लिए घूमा करती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के दो पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या? अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। रिटायर के बाद मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फोन नहीं आते, ना उनका फोन लगता है। मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। तब मेरा क्या होगा? अब मुझे अपने लिए कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। अभी रमाकांत जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त सुधीर जी बोल रहे थे। और रमाकांत, कैसा है? कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे सुधीर, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं? मतलब मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं।
तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार रामेश्वरम यात्रा पर गए थे और उससे पहले मथुरा वृंदावन यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर रमाकांत जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि उनके दोस्त उनको यात्रा जाने के लिए फोन कई बार कर चुके हैं। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ? जवाब तो दे। अचानक सुधीर जी की आवाज से रमाकांत जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है। कहकर सुधीर जी ने फोन रख दिया। सुधीर जी के फोन रखते ही रमाकांत जी ने अपना फोन चेक किया। रमाकांत जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर रमाकांत जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा! कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। यह वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने कितने त्याग किए थे। उनकी हर छोटी से छोटी इच्छाओं को हम लोगों ने मिलकर पूरा किया था। यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने किया था क्या? फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले रमाकांत जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक रमाकांत जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो रमाकांत जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए बिना कुछ बताएं? रमाकांत जी ने कहा, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। पर कहाँ जा रहे हैं पापा? मैं वैष्णो देवी घूमने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम टूर पर जा रहा हूँ। मेरा भी टिकट है। रमाकांत जी बोले, तो अच्छी बात है, तुम भी जाओ घूम आओ। रमाकांत जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी दिल्ली के लिए रवाना होना है। मेरे मामा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़ कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा। और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत हमें ही दे दीजिए, बेटे ने भी कहा। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने जाएंगे आप? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए, बड़ी बहू बोली।
मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा, आप गलत समझ रहे हो। वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था, मुझसे पूछ कर किया था। और किसे ब्लॉक करना है और किसे अनब्लॉक करना है, यह फैसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। वापस आने के बाद निर्णय लूंगा कि अब मुझे क्या करना है। बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी, कहकर रमाकांत जी वहां से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। आखिर सब यही सोचते रह गए कि पापा आखिर क्या निर्णय लेंगे। रमाकांत जी अपने दोस्तों के साथ घूमने वैष्णो देवी चले गए। जब वह अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठे तो सभी दोस्त आपस में अपने अपने घरों की बातें करने लगे। उनके सभी दोस्तों की लगभग वही समस्या थी जो उनकी समस्या थी। सब अपने बच्चों से परेशान थे। रमाकांत जी ने सबसे कहा, आखिर में इसका कोई न कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। सब लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। एक लोगों ने कहा कि क्या किया जा सकता है, बच्चों को घर से निकाल दिया जाए और आराम से रहा जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम अपने बच्चों के साथ। आखिर में वे हमारे बच्चे हैं, हम उनको घर से कैसे निकाल सकते हैं। किसी ने कहा कि अब जिंदगी ही कितनी बची है, ऐसे ही धीरे धीरे कट जाएगी। तो किसी ने कहा कि हम लोग तो वृद्ध आश्रम चले जाएंगे। रमाकांत जी सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर सभी लोगों ने रमाकांत जी से पूछा, आपकी क्या राय है? रमाकांत जी बोले, ऐसे कहने से कुछ नहीं चलेगा। हमें इस समस्या का कोई ऐसा उपाय निकालना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब सभी लोगों ने रमाकांत जी से पूछा, तो तुम ही बताओ क्या किया जाए। रमाकांत जी ने कहा कि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं, हम लोगों के पास अब कोई भी काम नहीं है, इसलिए हम लोगों के बच्चे हम लोगों को अब बेकार समझते हैं। उन्हें यह लगता है कि अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, जिंदगी कितनी लंबी है कोई नहीं जानता। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सभी ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, पर क्या? रमाकांत जी ने कहा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा तुम सभी लोगों को करना है। सबसे पहले तो तुम लोग अपने बच्चों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम लोग वही करना, उनके हिसाब से बिल्कुल भी मत चलना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को कभी भी बूढ़ा मत समझना। सबने कहा, इससे क्या हमारी समस्याएं हल हो जाएंगे? रमाकांत जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तब फिर क्या और क्या रह गया है बताने को? पहले मेरी बात तो सुनो। सब ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे बताओ। रमाकांत जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम लोग अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री डालें। हम लोगों के पास काम करने का अच्छा अनुभव तो है ही, अब हम लोग खाली भी हो गए हैं। रिटायर के बाद जो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे वह सब बचे हुए हैं। मैंने कुछ छोटी मोटी सेविंग भी कर रखी है। तुम लोग अपना बताओ, तुम लोगों की क्या राय है इस बारे में? पहले तो उनके कुछ दोस्त हिचकिचाने लगे और बोले, अरे कहाँ हम लोग अब इस उम्र में फैक्ट्री चलाएंगे। रमाकांत जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम अपने आप को बूढ़ा मत समझो। रमाकांत जी ने कहा, देखो, अगर हम लोग अपनी खुद की फैक्ट्री डालते हैं
तो हम सभी लोग वहां पर बिजी हो जाएंगे और अपने ही जैसे लोगों को वहां पर काम भी दे सकते हैं और हम लोग किसी पर बोझ भी नहीं रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो पड़ेगी पर तुम लोग परेशान ना हो। मैंने इसके लिए एक आदमी से बात कर ली है। सभी लोग रमाकांत जी की बात को मान लेते हैं। अब सभी लोग खुशी खुशी वैष्णो माता जी के दर्शन करते हैं। वापस आते समय रमाकांत जी सबसे पूछ लेते हैं कि किसके पास कितनी सेविंग है। उधर रमाकांत जी के आने की बात सुनकर उनके बच्चे यह सोचते हैं कि पापा क्या फैसला लिए होंगे। रमाकांत जी घर पहुंचते हैं और सबको वैष्णो देवी जी का प्रसाद देते हैं और फिर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। और अगले दिन वह सुबह सुबह उठते हैं और तैयार होते हैं। उनके बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि पापा सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। रमाकांत जी बिना किसी को बताए घर से निकाल लेते हैं और अपनी फैक्ट्री का काम शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। 2-3 साल बाद रमाकांत जी और उनके दोस्तों की फैक्ट्री चल देती है। उनके सभी दोस्त रमाकांत जी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। रमाकांत जी के बच्चों को भी धीरे धीरे पता चल जाता है पापा के फैक्ट्री के बारे में। उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह सोचते हैं चलो अब बिना मेहनत के चली चलाई फैक्ट्री हमें मिल जाएगी। पर रमाकांत जी और उनके दोस्तों ने उस फैक्ट्री को नॉमिनी के तौर पर वृद्ध व्यक्तियों को दिया जो कुछ अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने रोजगार दिया ताकि फिर किसी वृद्ध को अपने घर का चौकीदार ना बनना पड़े। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।